दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपरस्टार रजनीकांत सर की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनका फिल्मी सफर, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी कंट्रोवर्सी और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप थलाइवा रजनीकांत के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। शिवाजी राव गायकवाड़, जिन्हें आज सुपरस्टार रजनीकांत सर के नाम से जाना जाता है, और भारतीय सिनेमा का ये नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले बहुत ही यूनिक स्टाइल, स्वैग और एटीट्यूड से भरपूर रजनीकांत सर की इमेज सामने आती है, जिसमें वो हमें कभी बहुत ही अलग स्टाइल में सिगरेट जलाते हुए नजर आते हैं, कभी चश्मा ऐसे घुमाते हैं कि उनकी ये स्टाइल देखकर देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और लोग सीटियां और ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनके चलने की स्टाइल, उनके बैठने की स्टाइल और बात करने की स्टाइल भी हर फिल्म में एक नया ही ट्रेंड सेट करती है। अपनी फिल्मों में जब वो विलन को धमकाते हैं तो उसमें सीरियस के साथ ही साथ अपना स्वैग और एटीट्यूड भी ऐड कर देते हैं और इतने पंची डायलॉग बोलते हैं कि ये रजनीकांत सर के अलावा कोई और इस तरह से नहीं कर सकता है। उनकी फिल्मों में उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए ऐसे सीन जरूर रखे जाते हैं। और तमिलनाडु में तो रजनीकांत सर का क्रेज इतना ज्यादा है कि उनकी किसी भी फिल्म के रिलीज होने के पहले पूरे शहर भर में उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं। थिएटर के बाहर उनके बड़े बड़े कटआउट लगाकर उनको दूध से नहलाया जाता है और मालाएं पहनाई जाती हैं, जो साफ साफ दिखाता है कि रजनीकांत सर ने किस तरह से लोगों के एकदम दिल को छुआ हुआ है। हालांकि जहां एक तरफ वो पर्दे के पीछे अपनी ऐसी बहुत सारी स्टाइल्स में नजर आते हैं, वहीं रियल लाइफ में उनका नेचर बहुत ही सिंपल और एकदम डाउन टू अर्थ है। वो जैसे रियल लाइफ में है वैसे ही लोगों के सामने आना पसंद करते हैं और उनसे मिलना पसंद करते हैं। उनके अंदर किसी भी तरह का दिखावा नहीं है और इन्हीं सब चीजों की वजह से लोग रजनीकांत सर को तमिलनाडु में भगवान का दर्जा दिए हुए हैं। उनके कुछ बहुत ही चाहने वाले और डाई हार्ड फैंस तो उनका मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। थलाइवा भी तमिलनाडु में अपनी फिल्मों से जितना पैसा कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वहाँ के लोगों की भलाई के लिए डोनेट करते हैं। और इस बारे में उनका ये कहना है कि ये लोगों का ही पैसा है और लोगों की भलाई के लिए ही यूज किया जाना चाहिए। उनके ऊपर इतने मीम्स और जोक्स बनाए जाते हैं जो कि उनकी पर्सनालिटी को साफ साफ दिखाते हैं कि किस तरह से वो असंभव से असंभव काम भी एक चुटकी बजाते ही कर सकते हैं। कैसे बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस की बस में एक मामूली सी कंडक्टर की नौकरी करने वाले रजनीकांत ने आज अपना इतना बड़ा मुकाम बनाया है, और इसके पीछे उनका किया गया स्ट्रगल और हार्ड वर्क देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। और उनकी पूरी लाइफ इस बात को साफ साफ दिखाती है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती है, इसके पीछे खुद का डेडिकेशन, बहुत ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल होता है। रजनीकांत एकमात्र ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिनके बारे में सन 2008 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने उनकी लाइफ का एक लेसन इंक्लूड किया था, जिसका नाम था बस कंडक्टर टू सुपरस्टार। और उनकी लाइफ की इस स्ट्रगल के बारे में बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है। रजनीकांत सर को आज तमिल के बहुत बड़े एक्टर्स भी अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जिनमें साउथ के नंबर 1 एक्टर थालापाथी विजय भी एक हैं, जिन्होंने सन 1991 में रजनीकांत सर की थालापाथी फिल्म देखने के बाद ही फिल्म लाइन में आने का डिसाइड किया था। और वो रजनीकांत सर को इतना ज्यादा एडमायर करते हैं कि ये नाम भी उन्होंने अपने साथ ही लगा लिया था और आज उन्हें थालापाथी विजय के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि बहुत सारे एक्टर रजनीकांत को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन रजनीकांत खुद अपना इंस्पिरेशन अमिताभ बच्चन को मानते हैं। और इस बात का जिक्र उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में भी किया है कि वो अमिताभ बच्चन को ही अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और उन्हें अपने बड़े भाई के जैसा मानते हैं। रजनीकांत तमिल सिनेमा के लीजेंड एमजीआर के बाद दूसरे नंबर के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर हैं और रजनीकांत सर को उनकी एक फिल्म के लिए पूरे एशिया में जैकी चैन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फीस दी जाती है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2016 में पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अभी तक अपने 5 दशक के लंबे कैरियर में वो हमें टोटल 168 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिसके लिए वैसे तो उन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी फिल्मों में काम करने के बाद भी रजनीकांत को केवल एक ही फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का साउथ फिल्म फेयर अवार्ड बस दिया गया था। उनकी ये फिल्म थी सन 1984 में आई नल्ला वानुकु नालवन। रजनीकांत सर को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जो कि भारतीय सिनेमा में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है। रजनीकांत सर बेसिकली एक मराठी परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन मराठी परिवार से बिलोंग करने के बावजूद भी उन्होंने अपने कैरियर में अभी तक एक भी मराठी फिल्म में काम नहीं किया है, जबकि अपने पूरे फिल्मी कैरियर में वो ज़्यादातर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी फिल्मों के अलावा एक इंग्लिश फिल्म में और एक बंगाली फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आ चुके हैं। हालांकि रजनीकांत सर के मराठी फैंस आज भी इस इंतजार में हैं कि वो किसी न किसी मराठी फिल्म में एक बार जरूर काम करें। अपने पूरे फिल्मी कैरियर में उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरह के सिनेमा में काम किया। सबसे पहले उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में काम किया, आगे चलकर कलर फिल्मों में काम किया, आगे चलकर एनिमेशन और एडवांस साइंस फिक्शन फिल्मों में भी काम किया। अब बात करते हैं रजनीकांत सर की शुरुआती लाइफ के बारे में। तो उनका जन्म 12 दिसंबर सन 1950 को बेंगलोर कर्नाटका में रहने वाले एक बहुत ही मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। उनका एक मराठी परिवार था, इस वजह से उनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर शिवाजी राव गायकवाड़ रखा गया था। उनके पिता रामोजी राव गायकवाड़ बेंगलोर में ही पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करते थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी।
अपने परिवार में रजनीकांत सबसे छोटे थे। उनके 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। उनके दोनों बड़े भाई के नाम थे सत्यनारायण राव और नागेश्वर राव, और उनकी बड़ी बहन का नाम था अश्वथ बालू भाई। इनका मराठी परिवार होने की वजह से मराठी सबको बोलना बहुत अच्छे से आती थी, और बेंगलोर कर्नाटका में रहने की वजह से घर के बाहर सब लोग कन्नड़ा में ही बात करते थे। और शुरुआत से ही रजनीकांत को मराठी और कन्नड़ा बोलना बहुत अच्छे से आती थी। रजनीकांत जिस टाइम पर लगभग 9 साल के ही थे, उस टाइम पर उनकी मां का निधन हो गया था। रजनीकांत सर की शुरुआती पढ़ाई बेंगलोर के ही एक स्कूल से कंप्लीट हुई, और अपने स्कूल टाइम से ही रजनीकांत पढ़ाई के साथ ही साथ क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल में भी काफी आगे रहते थे। कुछ समय बाद उनके पिता का रिटायरमेंट हो गया और उनके दोनों बड़े भाई उनका घर संभालने लगे। रजनीकांत उस टाइम पर अपने स्कूल में कन्नड़ा मीडियम में पढ़ाई करते थे। आगे चलकर उनके भाइयों ने उन्हें कुछ समय के लिए रामकृष्ण मिशन के द्वारा फाउंड की गई एक हिंदू मोनेस्ट्री रामकृष्ण मठ में दाखिला दिला दिया, जहां पर वो हिंदू धर्म के बारे में, वेदों के बारे में और ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने लगे। इस वजह से अपने बचपन से ही वो अपनी पुरानी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे से समझने लगे थे। और इसी मठ में रहने के दौरान रजनीकांत का इंटरेस्ट नाटकों और थिएटर में बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पर भी रजनीकांत बहुत सारे हिंदू धर्म के नाटकों में हमेशा पार्टिसिपेट करते रहते थे। पहली बार उन्होंने महाभारत के एक प्ले में एकलव्य के दोस्त का किरदार निभाया, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और उस टाइम पर बचपन में इतने लोगों से अप्रिसिएशन मिलने के बाद उस टाइम पर रजनीकांत को लगा कि वो आगे चलकर एक्टर बन सकते हैं। आगे चलकर उन्होंने बेंगलोर के आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से अपनी आगे की स्कूलिंग कंप्लीट की, और यहाँ पर भी रजनीकांत रेगुलरली थिएटर और ड्रामाज में पार्टिसिपेट करते रहते थे। और स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद रजनीकांत उस टाइम पर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए उस टाइम पर रेलवे स्टेशन पर एक कुली के तौर पर काम करने लगे थे। और कुछ टाइम तक यहाँ कुली की नौकरी करने के बाद आगे चलकर रजनीकांत की नौकरी बेंगलोर ट्रांसपोर्ट बस सर्विस में लग गई। ये लगभग सन 1970 के आसपास की बात है, जिस टाइम पर उनकी एज लगभग 20 साल के आसपास थी। और वो उस टाइम पर बेंगलोर में मैजेस्टिक से लेकर श्रीनगर के बीच में रूट नंबर 10A की बस में एक कंडक्टर की जॉब करते थे। अपनी कंडक्टरी के दौरान भी रजनीकांत उस टाइम पर बहुत ही स्टाइलिश तरीके से लोगों को टिकट देते थे। और उस टाइम पर बस में उनके टिकट देने की स्टाइल, उनके पेन को अपने कान में रखने की स्टाइल और चश्मा पहनने की स्टाइल के लोग एकदम दीवाने हो जाते थे। और इसी बस में उनके दोस्त राजा बहादुर उनके साथ ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। और इन दोनों को ही उस टाइम पर फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक था, और ये अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद मिलकर बहुत सारी फिल्में देखते थे और ऐसे बहुत सारे प्लेस करते रहते थे। हालांकि इसी दौरान उनके दोस्त राजा बहादुर को ये समझ में आ गया कि रजनीकांत बहुत अच्छे से एक्टिंग कर सकते हैं, और एक्टिंग की फील्ड में ही उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और उस टाइम पर उनके दोस्त राजा बहादुर ने ही उन्हें इस बात के लिए फोर्स किया कि वो ये बस कंडक्टर की नौकरी छोड़कर मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, जहां से वो एक प्रोफेशनली एक्टिंग का कोर्स सीखें और इसी फील्ड में आगे अपना कैरियर बनाएं। हालांकि उस टाइम पर रजनीकांत को पैसों की भी जरूरत थी, इस वजह से वो ये अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन बाद में उनके दोस्त ने बोला कि वो उन्हें खर्च के लिए कुछ पैसे अपनी सैलरी में से देते जाएंगे। और तब उस टाइम पर रजनीकांत ने अपने दोस्त की ये बात मानकर मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। हालांकि उस टाइम पर रजनीकांत को ये करने के लिए उनके घर वालों की तरफ से उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। लेकिन आगे चलकर इसी मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में काम करने के दौरान वो छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट में काम करके पैसे भी कमाने लगे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी फैमिली वाले भी उन्हें सपोर्ट करने लगे थे। उस टाइम पर रजनीकांत के दोस्त राजा बहादुर के अलावा एक मेडिकल स्टूडेंट निर्मला ने भी उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा। और उस टाइम पर निर्मला और रजनीकांत के बीच में अट्रैक्शन बढ़ने लगा, और आगे चलकर निर्मला ने भी रजनीकांत को एक्टिंग में और अच्छे से कैरियर बनाने के लिए मोटिवेट किया। और उस टाइम पर निर्मला ने भी अध्यार फिल्म इंस्टीट्यूट में रजनीकांत के नाम से एप्लीकेशन भेज दी। इस बारे में रजनीकांत ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था। उन्होंने कहा कि आगे चलकर वो फिल्मों में ऐसे बिजी हुए कि उनसे आज तक भी उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है, और अब वो उनसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन उनके बारे में अब उनके पास कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। और इसी दौरान रजनीकांत को लीजेंडरी डायरेक्टर के बालचंद्र ने नोटिस किया। उस टाइम पर सांवले से दिखने वाले रजनीकांत की हेयर स्टाइल, उनके कपड़े पहनने की स्टाइल और उनकी आंखों में उन्हें एक अलग ही चमक दिखाई दी। उस टाइम पर वो सन 1975 में अपनी आने वाली एक तमिल फिल्म अपूर्वा रागांगल को बनाने की तैयारी कर रहे थे। और उस टाइम पर उन्हें रजनीकांत अपनी इस फिल्म में एक छोटे से नेगेटिव किरदार के लिए एकदम परफेक्ट लगे। हालांकि उस टाइम पर प्रॉब्लम ये थी कि रजनीकांत को तमिल बोलना बहुत अच्छे से नहीं आती थी। तो उस टाइम पर के बालचंद्र ने उन्हें बोला कि वो जल्दी से जल्दी तमिल बोलना बहुत अच्छे से सीख लें और वो उन्हें अपनी इस फिल्म में साइन कर लेंगे। और उस टाइम पर ये ऐसी पहली फिल्म थी जो रजनीकांत को ऑफर हो रही थी। इस वजह से उस टाइम पर कैसे भी करके रजनीकांत ने बहुत जल्दी तमिल बोलना भी सीख लिया था। और डायरेक्टर के बालचंद्र ने ही रजनीकांत का नाम शिवाजीराव गायकवाड़ से बदलकर इस फिल्म के लिए रजनीकांत रखा था, और उन्हें उनके इसी नए नाम के साथ स्क्रीन पर इंट्रोड्यूस किया गया था। उनका नाम रजनीकांत रखने के पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उस टाइम पर के बालचंद्र के दिमाग में रजनीकांत को देने के लिए 3 नाम थे, जिनमें पहला नाम था रजनीकांत, दूसरा नाम था श्रीकांत और तीसरा नाम था चंद्रकांत। और इन तीनों ही नामों में से के बालचंद्र ने उन्हें रजनीकांत नाम देने का डिसाइड किया था।
एक्चुअली ये नाम सन 1966 में आई डायरेक्टर के बालचंद्र के द्वारा ही डायरेक्ट की गई एक फिल्म मेजर चंद्रकांत में AVM राजन के कैरेक्टर का यही नाम था। हालांकि रजनीकांत की इस पहली ही फिल्म में गलती से उनके नाम की गलत स्पेलिंग के साथ उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि सन 1975 में आई इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर कमल हसन काम कर रहे थे और रजनीकांत की इस डेब्यू फिल्म में उनका बस एक छोटा सा नेगेटिव रोल था। उस टाइम पर कमल हसन रजनीकांत के आने के लगभग 2 साल पहले से ही फिल्मों में काम करने लगे थे और इसके पहले भी कमल हसन उस टाइम पर लगभग 19 से 20 फिल्मों में नजर आ चुके थे। सन 1975 में जब फिल्म अपूर्वा रागांगल रिलीज हुई तो इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इस फिल्म को उस टाइम पर बेस्ट फीचर फिल्म इन तमिल का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। और रजनीकांत की इस पहली ही फिल्म में उनके इस छोटे से किरदार के लिए भी उन्हें काफ़ी नोटिस किया गया और उस टाइम पर अपनी पहली ही फिल्म में ये नेगेटिव किरदार प्ले करने के बाद आगे कुछ सालों तक रजनीकांत को ऐसे नेगेटिव रोल ही ऑफर होने लगे थे और अपने कैरियर के स्टार्टिंग के 3 से 4 सालों तक रजनीकांत ने ज्यादातर फिल्मों में ऐसे ही सपोर्टिंग रोल और ये नेगेटिव किरदार निभाए। उनके इन नेगेटिव किरदारों में से कुछ किरदार ऐसे थे जिनमें उन्हें अपनी पत्नी से मारपीट करते हुए दिखाया जाता था। एक फिल्म में उन्हें एक अंधी लड़की का बलात्कार करते हुए दिखाया जाता है। एक फिल्म में अपने दोस्त की जान लेते हुए दिखाया जाता है और इसी तरह के ऐसे कई और भी नेगेटिव किरदार रजनीकांत ने अपने शुरुआती कुछ सालों में फिल्मों में निभाए और इस टाइम पर वो ज्यादातर फिल्मों में कमल हसन के साथ सपोर्टिंग रोल में नजर आए। सन 1976 में आई फिल्म मोदरू मुदीचू में वो हमें कमल हसन और श्रीदेवी के साथ नजर आए और इस फिल्म के बाद ही रजनीकांत के सिगरेट फ्लिप करने की स्टाइल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और इस फिल्म में रजनीकांत की ये स्टाइल इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि आगे चलकर उनकी लगभग हर फिल्म में ये स्टाइल यूज की जाने लगी। लगभग 2 सालों तक फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाने के बाद सन 1977 में आई फिल्म भुवाना उरुकेलवी कुरी में हमें पहली बार एक पॉजिटिव किरदार में नजर आए और जब इस फिल्म के डायरेक्टर SP मुथुराजन ने उन्हें पहली बार एक पॉजिटिव किरदार में साइन किया तब बहुत सारे लोगों का इस बारे में कहना था कि उनकी ये फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी क्योंकि उन्होंने एक विलन को एक हीरो के किरदार में साइन किया है। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों के द्वारा काफी पसंद की गई और रजनीकांत के पॉजिटिव किरदार को भी लोगों ने काफी पसंद किया। इसके बाद आगे आने वाले कुछ सालों तक रजनीकांत ने और भी सपोर्टिंग रोल और फिल्मों में विलेनियस किरदार निभाए, जिनमें से एक फिल्म में तो वो हमें उस टाइम पर एक पोर्नोग्राफर बने हुए भी नजर आए थे जो कि अपनी पत्नी की बिना जानकारी के अश्लील क्लिप बनाता था। 1978 में आई फिल्म माथु तप्पदा मागा में वो हमें पहली बार बड़े नेगेटिव किरदार में नजर आए और इसी साल रजनीकांत हमें पहली बार फिल्म भैरवी में लीड सोलो रोल में नजर आए और 1978 में आई इस फिल्म के बाद रजनीकांत को और भी बहुत सारी फिल्मों में लीड रोल में साइन किया जाने लगा था और फिल्म भैरवी से ही उनकी लोगों के बीच में और ज्यादा इमेज बढ़ाने के लिए उन्हें सुपरस्टार के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था और इसी फिल्म के दौरान ही उनका पहली बार एक 35 फीट का कटआउट भी बनाया गया था और फिल्म भैरवी उस टाइम पर सुपरहिट रही और आगे चलकर तो ये सिलसिला ऐसा चला कि आज तक रुका ही नहीं। इस टाइम तक रजनीकांत को तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषा की बहुत सारी फिल्में मिलने लगी थीं और सन 1978 में वो हमें पहली बार अमिताभ बच्चन की बॉलीवुड में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म अमर अकबर एंथोनी के तमिल रीमेक शंकर सलीम साइमन में साइमन के किरदार में नजर आए और आगे चलकर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म के तमिल रीमेक में अमिताभ बच्चन के किरदार में रजनीकांत बहुत सारी फिल्मों में नजर आए और रजनीकांत उस टाइम पर अमिताभ बच्चन की लगभग 11 फिल्मों के रीमेक में नजर आए और इसी टाइम से रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन को अपना इंस्पिरेशन मानना शुरू कर दिया था, जिसको वो आज तक मानते आ रहे हैं। इनमें से कुछ फिल्में थीं जैसे फिल्म डॉन का रीमेक बिल्ला, फिल्म दीवार का रीमेक थी जिनमें अमिताभ बच्चन की फिल्म मजबूर का रीमेक नान वजह वाइपन और फिल्म त्रिशूल का रीमेक मिस्टर भरत जैसी कई फिल्में शामिल थीं। उस टाइम पर रजनीकांत की बैक टू बैक सुपरहिट फिल्मों के बाद तो ऐसा टाइम आ गया था जिसमें उन्होंने कमल हसन को भी पीछे छोड़ दिया था। उस टाइम पर लोग रजनीकांत की फिल्मों में उनकी हर एक स्टाइल के और उनकी हर एक अदा के दीवाने हो गए थे। सन 1981 में रजनीकांत ने लता रंगाचारी से शादी कर ली थी। उस टाइम पर लता रंगाचारी से उनकी शादी करने के पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा था। एक्चुअली उस टाइम तक रजनीकांत बहुत सारी फिल्मों में काम करने की वजह से लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे और लता रंगाचारी उस टाइम पर एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उस टाइम पर लता रंगाचारी अपने कॉलेज में छपने वाली एक मैगजीन में रजनीकांत का इंटरव्यू लेने के लिए आई थीं और इनकी पहली ही मुलाकात के बाद दोनों के बीच में थोड़ी प्यार आगे बढ़ा और इसी साल उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली थी। आगे चलकर रजनीकांत ने सन 1983 में बॉलीवुड फिल्म अंधा कानून में पहली बार अपने आइडल अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इसके बाद आगे चलकर रजनीकांत हमें और भी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों जैसे जीत हमारी, मेरी अदालत, जॉन जानी जनार्दन और महागुरु जैसी बहुत सारी फिल्मों में नजर आए और 80 का दशक खत्म होते होते रजनीकांत बॉलीवुड का भी एक जाना पहचाना नाम बन गए थे, जहां पर भी लोग रजनीकांत को उनकी बहुत ही यूनिक स्टाइल की वजह से जानने लगे थे। आगे चलकर 90 के दशक में रजनीकांत ने कैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म हम से एक छोटा सा आइडिया लेकर फिल्म बासा बनाई। उस टाइम पर आई उनकी इस फिल्म के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्हें लोग भगवान का दर्जा देने लगे। अपने कैरियर में एकदम पीक पर होने के बावजूद भी किस वजह से रजनीकांत ने फिल्मों से ब्रेक लिया। आगे चलकर उनकी कैसे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, कैसे उनके ऊपर मनी लैंडिंग के आरोप लगाए गए, कैसे रजनीकांत की जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन की खबर पेपरों में सामने आई तो हॉस्पिटल के बाहर उनके चाहने वालों की लाइन लग गई
और उस टाइम पर कैसे लोग अपने सुपरस्टार जिनको वो अपना भगवान भी मानने लगे थे उनको अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो गए थे। अभी थलाइवा से जुड़ी और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार की लाइफ की इन सारी चीजों को एक ही वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जिनकी लाइफ के बारे में बच्चों को स्कूल में किताबों में पढ़ाया जा रहा है, तो उनकी पूरी लाइफ के बारे में बताने के लिए अभी कितनी कुछ बातें बाकी होंगी। तो अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम यहीं से इस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, और तब तक आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। तो आप सबसे मिलते हैं अब इस वीडियो के पार्ट 2 में।